नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए रायपुर शहर के राजधानी के महापौर एजाज ढेबर हैं। युवा नेता हैं, 1998 से लगातार सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं और अलग अलग पदों पर रह के न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय सचिव जैसी भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। एजाज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। राजधानी रायपुर का महापौर होना कितना गर्व का विषय है? राजधानी का महापौर होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक बहुत बड़ा गर्व भी है और एक बहुत बड़ा आदमी के पास ये भी होता है कि ये रायपुर कैपिटल के मेयर है। तो आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो उसमें भी ऐसा लगता है कि आप किसी कैपिटल के मेयर हो, तो बाहर में भी आपको एक अलग से एक रिस्पेक्ट मिलती है। और दूसरी चीज ये है कि आप राजधानी के जब मेयर होते हो तो आप जैसा काम करते हो, आपको देख के बाकी जिले, बाकी जितने नगरीय निकाय हैं, आपको देख के बाकी जगह आपको जैसा काम करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। तलखियां रहती है राज्य सरकार और निकायों के बीच, अलग अलग दलों की अगर सरकार हो तो विकास तो मेन मुद्दा है, फिर क्यों तलखियां होती है? देखिए, विकास मेन आदमी, मैंने पहले कहा कि ये सब चीज आदमी के विजन के ऊपर निर्भर होता है। जब वो ये सोच लेता है कि मेरा जो स्टैंड है वो दलगत राजनीति से उठ के, क्योंकि मैं एक शहर का महापौर हूं और शहर का महापौर मतलब वो किसी भी शहर के लिए वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसकी सोच ये हो जाती है कि मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, मेरे लिए ये, उसके पास पहले बार ये विजन आ जाता है कि मेरे को कोई भी दलगत राजनीति नहीं। मुझे लगता है कि इस जगह विकास हो रहा है तो वो विकास वहां पर करना है, वहां पर कोई चीज अच्छी हो रही है तो मुझे ये नहीं देखना है कि ये किसका वार्ड है, ये इसमें यहां पर, मगर और कोई अच्छा काम हो रहा है तो सबसे पूरा खेल जो है वो विजन के ऊपर है। आपका विजन कैसा है? केंद्र सरकार से बहुत सारे पुरस्कार आप लोग को मिला बीते 5-6 सालों में, आपने जो काम किए, किस किस प्रमुख क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया और क्यों दिया गया? देखिए, मैं जब महापौर बना तो ये जरूर मेरी वो थी, इच्छा थी कि हम लोग जब सफाई का जब पुरस्कार बढ़ता है तो हम लोगों का नंबर तो छोड़ो, मतलब 145वें नंबर से हमने चालू किया था प्राइज मिलना। जब हमारी जब रैंक होती थी तो टोटल 5,500 शहरों में जब ये प्रतियोगिता होती है, 5,500 शहरों में होती है, तो हमारी जो रैंक होती थी वो 145-146वां होती थी। उसके बाद वो धीरे धीरे घट के 39 हुई, फिर वो धीरे धीरे घट के 21 हुई, फिर वो धीरे धीरे घट के हम टॉप 6 तक आ गए हैं। पिछली बार हमारी जो पोजीशन थी वो टॉप 10 में थी। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मेरे लिए एक वो है कि हमने राष्ट्रपति से भी अवार्ड जीता, हमने प्रधानमंत्री जी ने भी हमको अवार्ड से सम्मानित किया। हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी हमें अवार्ड दिया। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि बहुत सारी चीजों में, चाहे हम वाटर को लेकर देखें, हम चाहे साफ सफाई को लेकर देखें, चाहे एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण को लेकर देखें, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हमने प्राइज को हमने जीता है। और मेरे लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नगर निगम में रोज काम करना पड़ता है, रोज काम होते हैं, मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का एक बड़ी जिम्मेदारी निगम के पास होती है। आपने विगत दिनों कहा था कि प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो समस्याएं समाप्त नहीं होगी। देखिए, मैं फिर से इस बात को आपको बोल रहा हूं कि ये एक बोलचाल की भाषा में कहा हुआ शब्द था, क्योंकि ये मालूम है कि हम सफाई डेली करते हैं, हम पानी डेली पिलाते हैं, हम लाइट डेली जलाते हैं, तो ये दिनचर्या में है। मतलब इसी परिभाषा में ये चीज को कही गई थी। अब ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसको तोड़ मोड़ को प्रस्तुत किए, एडिट करके प्रस्तुत किए, अपनी मर्जी से बोल के प्रस्तुत किए। कई बार हम इस चीज को ही बोलते हैं, अरे यार ऊपर वाला भी आ जाए तो ये काम को नहीं कर सकते हैं। ये एक बोलचाल की भाषा में बोला गया था और ये स्वाभाविक है। देखिए, जो आदमी दिनचर्या में जो चीज रहता है, जो दिनचर्या का आदमी का एक वो रहता है, तो वो दिनचर्या की भाषा में आदमी इस भाषा का प्रयोग करता है। कैसे उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं? आपने कहा कि 4 विधायक देखना है, 70 वार्ड के पार्षद देखने, अलग अलग दल से लेकर निर्दलीय तक के IAS अधिकारी देखना है, प्रशासन सिस्टम यहाँ पे बैठा हुआ, कैसे प्रेशर मेंटेन होता होगा? प्रेशर की बात नहीं है। मैंने पहले कहा कि अपने स्टाइल काम करने का, अपने विजन, अपनी सोच, आप जिस तरीके की आपकी कैसी सोच है, कैसे आपकी विजन है। जैसे पिछली सरकार कांग्रेस की थी तो बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा मुझे वो मिला। और देखिए, इस बात को भले लोग राजनीतिक चश्मे से भले जो कुछ बोलना है बोले, मुझे ये नहीं पता, मगर आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में शहर में तो काम
हुए हैं। और इस बात को मैं नहीं, इसको पब्लिक बोलती है, जनता बोलती है कि रायपुर शहर में काम तो हुआ है। राजनीतिक चश्मे से जो देखेगा वो दुनिया भर की बात करेगा, वो बोलेगा इसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें। अरे भैया, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको साबित करो ना। हम देखिए, मैं तो कोई भी चीज में तथ्य में जानना चाहता हूं। अगर कोई गलत चीज हुई है तो वो चीज जरूर सामने आना चाहिए। आपने राजनीति की बात कही। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एजाज ढेबर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो छात्र राजनीति का दौर हो, युवा राजनीति का दौर हो, राष्ट्रीय सचिव की बात हो, या मौजूदा समय में महापौर। हमेशा क्यों आप सुर्खियों में रहते हैं? देखिए, पता नहीं, ये तो समझ जाओ, मैं और सुर्खियां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो चाहे सुर्खियों के बिना मैं नहीं रह पाता या मेरे बिना सुर्खियां नहीं रह पाती, तो वैसे ही हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और स्वाभाविक है, देखिए, मैं तो ये बोलता हूं, जो काम करेगा, जो आदमी एक्टिव रहेगा। और देखिए, मैं हमेशा ना, मेरे पास एक विजन रहा है कि मैं ये सोचता हूं कि अगर 100-150 आदमी चल रहे हैं तो हमारी चाल वैसा नहीं होना चाहिए, हमको दूसरे तरीके से चलना चाहिए। मैं हमेशा कुछ अलग हट करके सोचने का प्रयास करता हूं, अलग कुछ सोच रखता हूं। शायद इसलिए मैं ज्यादा सुर्खियों में रहता हूं। और आप जब भी, अवधेश जी, मुझे आप बहुत साल से पॉलिटिक्स करते हुए देख रहे हैं, आप मेरे प्रदर्शन भी देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी में, या मेरे बहुत सारे कार्यक्रम भी देखे होंगे। तो मैं औरों से हट के, जो और करते हैं वो मैं नहीं करता, औरों से हट के करता हूं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सुर्खियों का एक बहुत बड़ा, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सुर्खियों का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। औरों से हटके एजाज ढेबर के लिए, एजाज ढेबर को महापौर बनाने के लिए नियम बदल दिया गया, इनडायरेक्ट चुनाव करा दिया गया आप लोग, आपके लिए, कि आपको महापौर बनाया जा सके। नहीं, देखिए, एजाज ढेबर के लिए इतना बड़ा नियम पूरे प्रदेश में नहीं बदला जाएगा, और ना ही एजाज ढेबर के लिए कोई इतना बड़ा वो लिया हो गया होगा। ये तो ये था कि अगर सिर्फ एजाज ढेबर के लिए, मतलब ये नहीं था, ये कैबिनेट में पास होके जब कहीं पर भी कोई एजाज ढेबर चुनाव पार्षद का लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये चीज भी कंफर्म नहीं हुई थी। उसके पहले एक कैबिनेट में बैठक में निर्णय हो गया था कि जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली में होंगे। कहा गया कि जब आप तय हुआ कि एजाज ढेबर महापौर बनेंगे, संख्या बल की कुछ कमी पड़ गई। उस समय कहा गया कि आपने करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया संख्या बल अपने तरफ जुटाने के लिए। आरोप लगे गंभीर राजनीति में। देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप, मैंने पहले कहा कि अगर कोई चीज को आप पर आरोप लगाते हैं तो आपके पास उसके प्रमाण होना चाहिए। राजनीति में सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका है आरोप लगाने का। तो आरोप से मैं कभी नहीं घबराता। करोड़ों खर्च हो गए, अरबों खर्च हो गए, ये सब चीजों में मैं कभी नहीं घबराता। उस समय सबको पता थी कि कांग्रेस की सरकार है, और यदि कांग्रेस के साथ जाएंगे, हमारे पास ज्यादा संख्यक बल कम नहीं था, 2 ही लोग थे। 34 तो हम लोग जीत कर आए थे कांग्रेस के पार्षद, 2 हमको और लेना था। जो निर्दलीय जीत कर आए थे उनको पता था कि हमारा भविष्य अभी कांग्रेस के साथ में दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कांग्रेस की यहां पर है, हमारे काम ज्यादा होंगे, और उनके काम हुए भी। तो इसलिए वो लोग हमको समर्थन किए और मैं महापौर बना। आपने आरोपों की बात कही। कोरोना काल में भी गंभीर आरोप लगे कि नगर निगम ने खूब भ्रष्टाचार किया। पानी के टैंकरों में एक एक बोतल शराब डाल के, सैनिटाइजर बोल के पूरे शहर में छिड़क दिया गया। काफी गफलतें की गई, खूब चर्चाएं खूब हुई इस दौर पे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि मुझे गर्व है, और जब आदमी रात में सोता है तो वो 1 घंटा जरूर एक मनन करता है, मंथन करता है कि मैंने क्या अच्छा काम किया, मैंने आज के साथ क्या गलत किया, किसी के साथ क्या, पता नहीं आप लोग, मगर मैं जरूर अपने मंथन जरूर करता हूं। तो मुझे इस बात का हमेशा फक्र रहता है कि मैंने कोरोना काल में जो लोगों की सेवा की, निस्वार्थ सेवा की थी, जो निस्वार्थ मैंने काम किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा। अगर मेरे 5 साल का कोई अचीवमेंट पूछोगे तो पिछले 2 साल का जो कोरोना काल था, मैंने उसमें बेहतरी तरीके से, बिना किसी डर के, अपनी जान को जोखिम में डाल के, मैं, मेरे पार्षद, मेरे एमआईसी मेंबर, सब लोग ने दिल लगा के काम किया। जहां तक कि सैनिटाइजर की बात है, जहां तक कि छिड़काव की बात है, ये किसी ने इस चीज को साबित नहीं कर पाया। मैं फिर इस चीज को बात को बोल रहा हूं अवधेश जी, कि आरोप लगाना बहुत सरल है। मैं बोलता हूं, अगर उस समय हमने हालांकि पानी का छिड़काव नहीं किया था, ना ही हमने कोई वो किया, मगर ये हिम्मत तो हमने की थी कि जहां पर कोरोना फैला हुआ है वहां पर इस बात का डर लगा रहता था, जब आदमी घर में झांकने को डर रहा था, तब हम जाके लोगों को अगर पानी भी छिड़क रहे थे, तो ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम था अवधेश जी। ये सबकी बस की बात नहीं है। डर था, हमारे घर में भी हमारे बीवी बच्चे हैं, जब हम निकलते थे, मेरे को अच्छे से याद है
3 महीना जब सेकंड लेयर आई थी, मैं अपने घर में अपनी बीवी बच्चों से दूर था, अपनी मां से दूर था, अपने भाइयों से दूर था। तो ये चीजों को मैंने बर्दाश्त किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आरोप लगाना, अब कोई ये चीज को नहीं बोलता। देखिए, इस बात को मैं मानता हूं कि नेगेटिविटी आदमी की पकड़ाती है, पॉजिटिविटी आदमी उसको। कोई ये क्यों नहीं बोला कि 4 दिन में मैंने हॉस्पिटल खड़े कर दिया, 4 तो 350 भी हॉस्पिटल का, ये क्या ये वो था क्या? ये कोई संभव था? संभव नहीं था। जिसको कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी सब लोग ने डिनाई कर दिए थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मगर उसके बाद भी मैंने करके दिखाया। और देखिए, कोरोना काल में जितना काम नगर निगम ने, जो हमारे बस की बात भी नहीं थी, जितना काम कोरोना काल में हुआ, वो मेरे ख्याल से कोई संस्था, किसी विभाग ने नहीं किया जितना नगर निगम ने काम को किया। शहर के चारों तरफ राजधानी बनी, शहर के चारों तरफ खूब अवैध प्लॉटिंग का काम हुआ। कहा यह जा रहा है कि महापौर नगर निगम में बैठ के अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी बसाने का धंधा चला रहे हैं नगर निगम में बैठ के। धंधा चला रहे हैं तो उसमें कोई तो प्रूफ तो कोई बोलेगा ना। अगर ऐसा रहता तो उस समय फिर मैंने 100 150 लोगों के ऊपर मुझे एफआईआर नहीं करनी थी, उन सब से मुझे सेटिंग कर लेना था। जिन लोग ने एफआईआर उस समय, जब मेरे कार्यकाल में, इसके पहले कभी भी, आपको बता दूं अवधेश जी, इसके पहले कभी भी एफआईआर नहीं हुई। हमारे कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में हमने एफआईआर की शुरुआत करी और उस समय 200 से 250 लोगों के ऊपर हमने एफआईआर की, और एफआईआर भी ऐसा करी कि बहुत सारे लोगों को जेल में जाना भी पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई अवैध प्लाटिंग, और सबसे बड़ी बात, अगर अवैध प्लाटिंग महापौर के इशारे पे हो रही है या उसके संरक्षण में हो रही है, तो कोई चीज इसको साबित क्यों नहीं करा? और देखिए, मैंने पहले बोला, आरोप लगाना, बोलना और उसको साबित करना, उसमें बहुत अंतर है। अगर कहीं अवैध प्लाटिंग होती तो कोई तो मेरा नाम लेता कि इसमें महापौर का वो है, कोई तो मेरा उसका वो करता, क्योंकि मैं तो जानता हूं सुर्खियां और एजाज ढेबर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लोग जोड़ ही देते। तो देखिए, मैंने कभी भी, कम से कम महापौर की कुर्सी के साथ मैंने हमेशा न्याय किया है। जो जितना काम, जितना विकास का काम, मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो एजेंडा मेरा था विकास का। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं तरह तरह के। एक अलग टाइप का आरोप आप पे लगा कि एक धर्म विशेष के लोगों को लाके रायपुर के पेरीफेरी में बसाया गया, बहुत आया, न केवल उनको बसाया गया बल्कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब आपने बना दिया। अगर ऐसा एक भी शख्स, मैं बहुत जवाबदारी से, बहुत सजग होके इस बात को मैं कर रहा हूं कि एक भी ऐसा कोई शख्स जिसकी आप बात कर रहे हैं कि किसी का आधार कार्ड या किसी का कोई ऐसा शख्स, इसको अगर एक शख्स को अगर बता दे कि मैंने किसी को बसाया है, तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। कोई भी एक शख्स, देखिए, मैंने पहले कहा कि आरोप और प्रत्यारोप ये करते रहते, क्योंकि ये बात को जो मैं भी मानता हूं कि मैं एक विशेष धर्म से आता हूं, मगर मैंने महापौर की कुर्सी के साथ बैठ के बहुत न्याय किया है। उस कुर्सी के साथ मैंने बैठ के मैंने सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों को, शायद आपको बताते हुए मुझे बड़ा वो लगेगा कि मेरे कार्यकाल में मैं जब टोटल कर रहा था, जब मैं किरणमयी जी का देख रहा था, प्रमोद दुबे जी का देख रहा था, तो मुझे बड़ा गर्व है कि सबसे ज्यादा अगर मंदिरों के लिए पैसा दिया हूं तो 14 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में अपने कार्यकाल में मैंने मंदिरों के लिए पैसा दिया है। तो ये मेरे लिए आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, और ऐसा नहीं, मैंने कब्रिस्तानों के लिए भी मैंने काम किया, मैं इस बात को इग्नोर नहीं करता हूं। मैंने कब्रिस्तानों को भी काम किया है, जहां पर कब्रिस्तान है, जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहां के लिए भी मैंने काम किया। मंदिरों के लिए भी मैंने 14 करोड़ रुपया अपने फंड से, उसमें मैंने मंदिरों के निर्माण के लिए, मंदिरों के संधारण के लिए और मंदिरों के नव निर्माण के लिए जितना काम मेरे उसमें हुआ है। मगर उसके बाद भी देखिए, मैंने पहले कहा कि मुझे लोग राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरे काम धाम को देखेंगे, तो मैंने जो काम को किया है वो महापौर की कुर्सी के साथ मैंने न्याय किया है। और मुझे गर्व इस बात का है, हमेशा इस बात का मुझे गर्व रहेगा कि पिछले 4.5 साल में, 4 साल 8 महीने में मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। मेरे पर ना कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ, ना मैंने कोई गलत काम कोई। हाँ, आरोप आप कुछ भी लगा दो, आपने अवैध प्लाटिंग का कहा, आपने किसी को क्या वो आधार कार्ड मैंने किसी को बाहर से लाके, मैं बोल रहा हूं, बहुत दावे से बोल रहा हूं, एक भी आदमी इस चीज को साबित कर दे
कि मैंने इसको आधार कार्ड बनाया, मैंने इसको बसाया है, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, मैं शहर में कभी शहर छोड़ दूंगा मैं, अगर एक शख्स भी बोल दिया। बड़ी बात आप कह रहे हैं। कहा यह भी गया कि उन्हीं के द्वारा जिनको बसाया गया, आरोप राजनीतिक आरोप है, वो शहर में अतिक्रमण करने लग गए। मालवीय रोड जैसा जो प्राइम लोकेशन है उस पे भी उनकी दुकानें लगने लग गई, पीछे जिनकी दुकानें होती थी उन्हें डराया धमकाया गया, तमाम तरह की बातें। आपका संरक्षण, उन पे आरोप लगा कि आपके संरक्षण में तमाम चीजें हो रही है। एक तस्वीर ये भी निकल के आई कि ट्रैफिक के एसआई को झापड़ मार दिया गया। शायद आपने ही मामला सॉर्ट आउट कराया था उस समय मालवीय रोड में। ऐसा कहीं पर भी कोई बात सामने नहीं है। और मैं ये बोलता हूं कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जब इनका सरकार बनी, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक कोरोना काल का समय चला। कोरोना काल के समय में आप देखे होंगे कि लोगों को, हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग जो ऑफिस जाके बंद करते हुए, जो जहां बाबू का काम करते हैं वो ठेला लेके निकल गया, जो कहीं सर्विस में प्यून है वो कहीं काम कर रहा है तो वो ठेला लेके निकल गया। तो जो ठेला लेके निकला ना, तो उसके बाद फिर वो आज तक ना ऑफिस लौटा है ना घर लौटा है, वो आज तक ठेला ही लेके घूम रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक के पैसा मैं कमा लेता हूं। फिर ये भी आरोप लगा कि 5,000 जब इनकी सरकार बनी, बोले बुलडोजर चलेगा, मगर जब आंकड़े सामने आए, मैंने आंकड़े पेश किए कि 5,000 लोगों को आपने उजाड़ा, उसमें मात्र जो विशेष धर्म के लोग थे वो मात्र 200 लोग थे, 48 लोग दूसरे धर्म के लोग थे। बेचारा कोई साहू था, कोई गुप्ता था, कोई शर्मा था। तो ये भी क्या विशेष धर्म के थे? क्या इनको भी मैंने बसाया था? तो ये चीज को तो फिर अच्छा, उसके बाद मैं ये बोलता हूं कि आपने बुलडोजर चलाया, ये चलाया, अब कहां चले गया बुलडोजर? अब तो वैसी दुकान लग रही है। देखिए, मैंने एक बात को आपको बताना पड़ेगा, आपको एक बात को मैं आपको बड़े उससे बोल रहा हूं कि मेरे खुद के वार्ड में मेरे ऊपर भी आरोप लगा कि जाट ढेबर वहां दादागिरी करता है। आप एसपी अजय यादव जी थे, एसपी अग्रवाल जी थे, मेरे समय में 3-3, 4-4 एसपी हुए। मैं दावे से कह सकता हूं, मेरा लिखित लेटर है कि हमारे इधर रात में आप 11 बजे दुकान बंद करें। लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी कोई खराब नहीं होना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर यहां खराब होता है तो वो मेरे ऊपर बात आती है। मैंने लिखित सबको लेटर लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर बराबर वहां पर रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया। कोरोना काल में कहा गया कि प्रदेश नहीं पूरे देश पे तालाबंदी, केवल बैजनाथ पारा जो रात भर खुलता था, आप वहां पे बैठते थे, आपके संरक्षण में पूरी दुकानें वहां पे चलती थी, कोई कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। बैजनाथ पारा तो क्या मतलब, बैजनाथ पारा का कोई एक आदमी भी बाहर नहीं निकलता था कोरोना काल में। ये जरूर है कि वहां छोटी मोटी, क्योंकि अब पहले बैजनाथ पारा का जो इलाका है वो पहले एक रेसिडेंशियल होता था, अब वो पूरा कमर्शियल हो गया। तो कमर्शियल हो गया तो स्वाभाविक है, छोटी छोटी किराना दुकान है, छोटी छोटी वहां पर दुकानें हैं, और वो लोग चुपके से खोलते भी थे। अब खोलते भी थे तो उसके बाद वो पकड़ाते भी थे, मगर पकड़ाने के बाद आप किसी भी थाने में पूछ लो कि मैंने किसी को ये बोला कि इसको छोड़ दे, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं कुछ भी अगर वो करूंगा तो आप ये मान के चलो, अगर मैं किसी को छुड़ाने के लिए भी बोलूंगा तो कहीं ना कहीं ये जरूर संदेह जाएगा कि मैं इस चीज को वो दे रहा हूं, मैं इस चीज को संरक्षण दे रहा हूं। मैंने हमेशा बोला कि गलत कर रहा था, दुकान खोल रहा था, तो इसको विरोध करूं। आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग, वो लोग भी पकड़ा गए थे। तो मैं फिर एसपी साहब को बोला, भाई इसमें आप देख लीजिए, आपको जैसा लगता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मैंने हमेशा सही को सही बोला है और गलत को गलत बोला है। अब ये जरूर है कि बहुत सारे आरोप सुर्खियां बन जाते हैं, बाकी सुर्खियों में कहीं पर भी अभी किसी ने पूरी ताकत से, किसी ने पूरे प्रमाण के साथ, किसी ने उसके साथ इस बात को नहीं बोली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, 5 साल तक सरकार में कांग्रेस पार्टी रही, उसके बाद हार हो गई। रायपुर में यह चर्चा हुई कि एजाज ढेबर के नाम पे कांग्रेस 7 सीट हार गई, 4 शहर के और 3 पे रिफेरी के। कांग्रेस के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया। एजाज ढेबर मतलब बहुत पावरफुल है, इसका मतलब मैं उनके कार्यों की वजह से नहीं, मतलब मैं फिर इस बात को मानूं कि एजाज ढेबर फिर बहुत पावरफुल है। अगर एजाज ढेबर, अच्छा 7 सीट एजाज ढेबर की वजह से हार गई, तो जो 35 सीट जीते फिर वो एजाज ढेबर की वजह से जीते होंगे। भाई अगर 7 सीट अगर हम हारते भी हैं तो बाकी जो जीते हैं तो फिर वो एजाज ढेबर की वजह से जीते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, मैं ये जो विधानसभा जो चुनाव हुए, ये कहीं ना कहीं हमारा जो महातारी वंदना योजना में जो हम लोग, हमारी जो इंटेलिजेंस जो फेल हुई, उसमें जो लोग पता नहीं लगा पाए, लोग
धड़ हमारे कार्यकर्ता लोग उसमें जाके फॉर्म भरा, क्योंकि देखो उनको पतलम पैसे से। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण ये बना। उसमें मैं इंटेलिजेंस को बोलता हूं, इंटेलिजेंस पूरी तरीके से हमारी फेल रही। अगर उस समय इंटेलिजेंस इस चीज को पकड़ लेती तो शायद आज यहाँ की तस्वीर और तकदीर दूसरी होती। कांग्रेस के नेता ही क्यों कहते हैं कि एजाज ढेबर ने हरवा दिया सबको करके, ऐसा काम कर दिया नगर निगम में वो? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं अवधेश जी, एजाज ढेबर अगर बाजारों को व्यवस्थित करने का सोचता है, एजाज ढेबर रायपुर में कुछ नया करने को सोचता है, एजाज ढेबर बूढ़ा तालाब को अगर बनाने का और बहुत सारे तालाबों की बनाने का अच्छा विजन रखता है, एजाज ढेबर अगर यातायात को व्यवस्थित करने की बात करता है, एजाज ढेबर बस स्टैंड की बात करता है, एजाज ढेबर पार्किंग की व्यवस्था की बात करता है, एजाज ढेबर देवेंद्र नगर को रोड बनाने की बात करता है, एजाज ढेबर कोतवाली बनाने की बात करता है, एजाज ढेबर अगर कोतवाली को जो अच्छे से रोड है उसके बनाने की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि एजाज ढेबर की वजह से। आप छत्तीसगढ़ का पहला बीपीओ सेंटर का नाम लेना भूल गए। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं अभी उसमें आ रहा हूं। आज वहां पर 1100 लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज हम लोग ने लेडीजों के लिए आज हमने वहां पर वो खोल के रखा है। आज वहां पर 1500 महिलाओं को पैसा मिलेगा। तो ये अगर ये सब चीज में देखिए, मैं बोलता हूं ये जो कॉम्पिटिटर लोग हैं, कांग्रेसी लोग नहीं, जो कॉम्पिटिटर है, जिनको ऐसा लगता है कि जिनका वर्चस्व रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि एक नया नेता उभर कर आ रहा है, इसको कहीं से भी काटना चाहिए, तो एक काट उनको ये मुस्लिम कि सबसे पहले तो ये खेल दो कि ये मुस्लिम है, सबसे पहले तो ये फैलाओ कि हिंदू मुस्लिम वाली बात करो। बाकी मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत ज्यादा सब भूल के, आरोप प्रत्यारोप सबको भूल के मैंने ईमानदारी से इस रायपुर शहर के लिए काम किया है। आप अवधेश जी, इस शहर में आप भी रहे हैं। बूढ़ा तालाब जब अपन गुजरते थे और बूढ़ा तालाब में आज गुजरते हैं, एक गाद, एक कचरा, एक घास का टुकड़ा अगर उसमें आप बता देंगे तो आप जैसा बोलेंगे वो समय करने को तैयार हूं। एक दो और छोटी छोटी गंभीर बातों पे चर्चा कर लेते हैं फिर हम। एक ये गंभीर आरोप लगा कि आप पैरेलल सरकार चलाते थे। पिछली सरकारों पे कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि सारे आरोपों पे ढेबर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। आपके भतीजे पे गंभीर आरोप लगा कि वो आपके नाम पे बहुत जगह दादागिरी करता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, राजनीति में अगर मैं कर रहा हूं तो स्वाभाविक है मेरे इससे बहुत सारी बातें आएंगी। अब अगर कोई धंधा करता है, अगर कोई बिजनेस करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरे साथ में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है या मेरा इन्वॉल्वमेंट मैंने जोड़ा है। ये है कि वो भी ढेबर है, हम भी ढेबर है। अगर कोई अब उसमें कोई धंधा कर रहा है, कोई काम को कर रहा है, वो जरूर अगर कोई काम को अगर कर रहे हैं, अगर ढेबर के नाम से अगर कर रहे हैं, मेरा उसमें कहीं पर भी कोई वो नहीं रहा है। मैं अपने परिवार से अलग हटके अपनी एक वो बनाई है। और जहां तक कि भतीजे की बात है, छोटा था, एक समय आदमी का एक ऐसा आता है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, कई जगह उसने गलतियां भी किया होगा और गलतियां किया भी है, इस बात को मैं आपके यहां से स्वीकार भी करता हूं। मगर एक उम्र होती है बच्चे की, जब वो छोटा रहता है, मगर मुझे लगता है कि जब उम्र के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। पिछले आप 2-3 साल में कभी नहीं सुने होंगे कि उसका कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सी आई होगी। तो ठीक है, बचपना हरकत था और गलती भी उसने किया है। और हर चीज को आप मेरे से जोड़ना, आप जब मेरे ऊपर आरोप नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, जब मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे हो, जब मेरे ऊपर आप कोई धर्म विशेष का आरोप नहीं लगा पा रहे हो, जब मेरे जो काम को आप नहीं कर पाए, वो काम को जब मैं कर रहा हूं और मैं वो काम को करके भी दिखा दिया हूं, तो उसके बाद फिर आप उसमें मेरे को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, मेरे परिवार को जोड़ रहे हो, मेरे को भाई आप जब मेरे में खामी नहीं ढूंढ पाए तो खामी देखते हैं कौन सबसे इनके यहाँ कमजोर कड़ी कौन है, वो कमजोर कड़ी को पकड़ो। तो ऐसा कमजोर कड़ी को पकड़ना मेरे ख्याल से ये वो नहीं है। मेरे अंदर कुछ किया है, मैंने अगर कुछ किया है तो आप मुझे जो सजा दें मैं उसमें तैयार। इस कार्यकाल के बाद एजाज ढेबर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? ने ईमानदारी से शहर के लिए काम किया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे भी जैसा संगठन जो जवाबदारी देगा, जो संगठन जैसे जवाबदारी देंगे मुझे मिलेगी, उस तरीके से मैं काम करूंगा। मैंने कभी भी संगठन की उसमें जाके मैंने कभी कोई काम नहीं किया है। संगठन जैसे जवाबदारी देगा, संगठन जैसा चाहेगा वैसा मेरे को काम मिलेगा और मैं उस तरीके से काम को मैं करूंगा। एक आखिरी सवाल है, एजाज ढेबर के प्रतिद्वंदी कौन है? किसको आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? बहुत जगह है, बाहर भी है और अंदर भी है। तो अब बाहर के तो बाहर तो ठीक है, मैंने अंदर कैसे मैनेज करेंगे?
देखिए, अब अंदर का तो मैनेज जो वो है कि अब वो उसमें अब अंदर का तो संगठन ही मैनेज करेगा। बाकी यह है कि है तो प्रतिद्वंदी अंदर भी है और बाहर भी है। मैं बाहर वाले से निपट लेता हूं, अंदर वालों से थोड़ा लड़ने में तकलीफ जाती। बाहर वाले तो देखिए 5 साल तो मेरा कुछ भी वो नहीं हो पाया, और अंदर में है बहुत लोग जो प्रतिद्वंदा करते रहते हैं, जो अंदर से कुछ ना तो कुछ बदमाशी करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मगर खैर ये सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर वालों को भी बेचारों को मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि हमने काम ऐसा किया है, और काम जब आदमी अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं लोग उसके पीछे पड़ते हैं। आप जब क्रिया ही नहीं करोगे तो कहां से प्रतिक्रिया होगी। मैंने क्रिया की है और उसकी प्रतिक्रिया के लिए मैं तैयार भी हूं, और मैं उस प्रतिक्रिया को भुगत भी रहा हूं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे एजाज ढेबर। अपने वर्तमान भविष्य पे लेके इन्होंने बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से चर्चा की, और आने वाले समय में वो भी चाहते हैं कि जो राजनीति में एक सर्वोच्च उड़ान होता है उस उड़ान तक पहुंचे। हमारी बेहद शुभकामनाएं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक और शख्सियत के साथ अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।